हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय हिंदी के अंदर पाठ 12 रानी जो देखने वाले हैं और जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। तो पहले हम महादेवी वर्मा के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म 1907 और निधन सन 1583 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, पहला पैराग्राफ मैं पढ़ती हूँ। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा, तुमने ढूंढी पीड़ा, कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नींव सृष्टि पर अनुकंपावर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं: प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा, तो पंत प्रकृति के कोमल कांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतः महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही थीं। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। चलो, तो यहाँ पर इस पाठ में यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है कि यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई हैं, सम्मिलित हैं, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया गया है। ऐसा लगता है यह नेवला या कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। એટલે કે આપણે આ પાઠની અંદર એક ઘોડી અને એક નેવલા એટલે કે નોળિયું અને એક કૂતરીની સ્ટોરી આપણે અહીંયા જોવાની છે। અને આ જે મહાદેવી વર્માજી જે છે તેમણે આ પ્રાણી પ્રત્યેનો જે એમનો પ્રેમ છે તે ખૂબ આકૃતિ સંપૂર્ણ રીતે આ પાઠની અંદર તેમણે રજૂ કર્યો છે। તો આપણે પાઠની શરૂઆત કરીશું અહીંયા। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टू या सफ़ेद गधों એટલે કે जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था पर घूमते देखते हैं। એટલે કે શું અંગ્રેજોના જે બાળકો છે તેઓ અંગ્રેજો તો ઘોડા પર ફરે છે, પરંતુ તેમના બાળકો પણ નાના નાના ઘોડાઓ, જેને તમે ટટ્ટુ કહી શકો, અને સફેદ ગધેડાઓ પર બેસીને તમને ફરતા દેખાશે। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। मतलब कि रामा जे छे तेमनी स्टोरीमां वार्ताओमां एवुं होय छे कि राजा जे छे ने एक सजा करता, પછી જેવી કોઈ વ્યક્તિ અપરાધ કરે તો તેને ગધેડા પર બેસાડીને શું કરવામાં આવતા, આખા ગામની અંદર, આખા રાજ્યમાં ફેરવવામાં આવતો હતો। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देख विश्वास करना कठिन था। यानी कि रामा જ્યારે જોઈ છે કે આ અંગ્રેજોના બાળકો ગધેડા પર બેસીને સવારી કરે છે અને ખુશી મનાવે છે, એમના મોઢા પર ખુશી જોવા મળે છે, તો એ દ્રશ્ય જોઈને તે હેરાન થઈ જાય છે। કેમ કે શું કરવામાં આવતું હતું, એમના દેશની અંદર રાજા તો શું કરતા, અપરાધીને ગધેડા પર બેસાડતા હતા, પરંતુ અહીંયા તો અંગ્રેજો ખૂબ શોખથી
ગધેડા પર બેઠા અને સવારી કરતા દેખાય છે, એટલે જોઈને એક आश्चर्य अनुभवे छे। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। એટલે કે શું કે એમના બાબूजीને કહે છે કે આપણી પાસે એક નાનો ઘોડો તો હોવો જોઈએ। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी तो अधिकार मिलना चाहिए। એટલે કે શું કહે છે કે બીજા બધા બાળકો જો ઘોડા પર બેસતા હોય તો અમારે પણ બેસવું અને અમારો પણ અધિકાર છે બેસવાનો, એટલા માટે ઘોડો લઈ આવવાની જીદ કરે છે। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? તે કહે છે કે તું સફેદ રંગના ટટ્ટू पर બેસીશ? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। त्यारे कहे छे त्यारे એટલે કે એના બાબુજી એને હસતા હસતા કહે છે કે તું સફેદ રંગના ટટ્ટુ પર બેસીશ, ત્યારે એ સમજી જાય છે કે બાબુજી એને ગધેડા પર બેસવાની વાત કરે છે। એટલે કહે છે કે સફેદ ટટ્ટુ તો મતલબ તો ગધેડો થાય છે, તમે મતલબ એની પર તો બેસાડીને સજા આપવામાં આવે છે, તમે મને એની પર બેસવા માટે કહો છો। પછી पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया था। પછી ખબર નહીં શું થયું કે બાબુજીએ કદાચ એને લાવી આપ્યો, એને કે થોડા દિવસ પછી એવું જોયું બરામદા એટલે કે જે જ્યાં જાનવરોને બાંધવામાં આવે છે ત્યાં જ એક ચોકલેટી એટલે કે ભૂરા જેવા રંગનો ગધેડો टट्टू જે ચોકલેટી રંગનો જે ટટ્ટू છે એ ત્યાં બાંધવામાં આવ્યો હતો। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, यानी कि जे जगह थी ત્યાં घोड़ो बांधवा माटे नथी बनाव्यो। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाजा लगाया गया। એટલા માટે કેમ કે એ જગ્યા જે હતી તે ઘોડાને બાંધવા માટે નહીં બનાવેલો હતો, એટલા માટે શું કરવામાં આવ્યું કે ત્યાં એક દરવાજો બનાવવામાં આવ્યો તાકી ત્યાંથી એ ટટ્ટુને ત્યાં લાવી શકાય। लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। एक तो એટલે કે ઘોડાની હવે ઘોડો રાખ્યો છે, કોઈ બી જાનવર રાખ્યું છે તેની દેખભાલ બી રાખવી પડે, એટલા માટે એક છુટ્ટન નામનો એક સાઇસ એટલે કે ઘોડાની દેખભાલ રાખવા માટે એક વ્યક્તિને રાખવામાં આવ્યો। अब तो हम उसे छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए, यानी कि नानकड़ा घोड़ाने जोईने ए टट्टूने जोईने आ लोको खूब आतंकित यानी कि एने जोईने खूब प्रभावित थया। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ न कोई विशेष नौकर रखा गया। मतलब के शू एक जीव आव्यो यानी कि एक जानवर आव्यो तेना माटे तो एक एने ध्यान राखवा माटे एक व्यक्ति राखी दीधुं, परंतु हमारा घरनी अंदर तेनी कोई पण परिवर्तन आव्युं नहीं अने कोई नौकर पण राखवामां आव्युं नहीं। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तन नहीं हो सकती थी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। मतलब के शू कि जे रामा जे छे एनी पासे एवी कोई आशा नहीं राखी शकाय कि कोई काम करशे, केम के ए हमेशा बधानी उपर रौफ जमाव्या करतो हतो। बराबर। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। केम कि कोई पण जीव होय ए ज्यारे कोई नवी जग्याए जाए तो त्यां एने सेटल थवा माटे थोड़ो ए लोकोनी साथे मिश्र थवा माटे थोड़ो वार लागे। बराबर। तो ये जानवर भी एवुं ज हतुं, केम के 4-5 दिवस एनी साथे एने कसे फरवा लई जवुं होय तो जल्दीथी जतो नहीं, एनी पर सवारी करवी होय तो कोईने बेसाडतो नहीं। बराबर। तो एवुं हतुं, परंतु थोड़ा दिवसोनी अंदर एनी साथे मित्रता बनी गई। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है, यानी कर एने ताज रानी નું નામ આપવામાં આવ્યું હતું। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू
घुमा की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकल गई है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया और हम उसे एक अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। હવે આગળ वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में वसी जैसी, यानी कि જે એ ઘોડી હતી એ ખૂબ સુંદર હતી। હલકા ચોકલેટી ચમકદાર રંગ जिस पर दृष्टि फिसल जाती, બરાબર, એને એટલું એની જે ચામડી હતી એની રૂવાટીઓ એ ખૂબ ચમકદાર હતી। खड़े छोटे कानों के बीच से माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। यानी कि એની સુંદરતાના કેટલા વખાણ કર્યા છે। એમ કીધું છે કે એની આંખો પારદર્શી છે અને એના નથુના यानी कि એમનો જે નાકનો વિસ્તાર છે એ હંમેશા એના નથુના જે છે यानी कि નાકનો વિસ્તાર હંમેશા ફૂલાયા કરતો અને આસપાસની ગંધ લયા કરતો અને એના ઉજળા સફેદ દાંત જે છે અને એની વચ્ચે એની લાલ જીભ અને એના પાછા ઉપરથી એના ગુલાબી હોઠ, તે એટલી સુંદરતા એની છે કે જો અગર આખો દિવસ એ લોખંડ પણ ચાવ્યા કરે તો પણ એના ક્ષત વિક્ષત यानी कि એના દાંતોને કોઈ નુકસાન ન થાય એટલી સુંદરતા એના ચહેરાની કરેલી છે। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती हैं। यानी कि एना पूंछड़ीना जे वाળ जे छे એ ખૂબ સુંદર અને લાંબા હોય છે અને જે હંમેશા જો એના શરીર પર માખો બેસે તો એને ઉડાડવા માટે હંમેશા ઉપર નીચે થયા કરતી હોય છે। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घकाल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों नहीं हुई। मतलब कि बाળકો શું સોચે છે કે આ થોડીક હજી નાની होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रखते थे। यानी कि रोजी અને જે નિક્કી જે છે यानी कि એમની જે કૂતરી અને જે નોળિયું જે છે એને તેઓ ઘરમાં રાખતા હોય છે અને આ બિચારી બહાર હોય છે એટલા માટે વિચારે છે કે જો આ કદાચ થોડી હજી નાની હોતે તો આપણે બાકી રોજી અને નિક્કી જે મારા જાનવર મિત્રો છે તેની સાથે એને પણ અમે ઘરમાં રાખી શકતે। રાની को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। यानी कि जे रानी घोड़ी हती एने पोताना रूम में लई जवुं संभव हतो नहीं। अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्य बना। यानी कि जे रूम बनाववामां आव्यो, अस्तबल एटले के जे ज्यां घोड़ाओने राखवामां आवे छे ते जे रूम हतो तेने अस्तबल यानी कि घोड़ाने राखवा माटेनो रूम बनावी दीधो हतो। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो नहीं बना था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। बराबर, ए जे रूम हतो त्यां शुं अस्तबल तो यानी कि कोई अस्तबल यानी अस्तबल नहीं हतो, परंतु त्यां घोड़ाने बांधवा માંડ્યા હતા એટલા માટે ત્યાં નાનકડી બારી પણ બનાવી હતી જે उन्हीं में हमारा स्वेच्छा विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। यानी कि तेमना जे रमकड़ा ने बधी वस्तुओं हती तेने पण त्यां ज राखवामां आव्या। रानी के गर्दन में झूल झूल कर उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर उसको बिस्कुट मिठाई आदि खिला खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। अहींया बधा जे बाळको छे ए शुं करता, एने रोज एना काननो जे विस्तार होय अने कान पर जे पट्टी बांधवामां आवे छे माथाथी लईने ते त्यां शुं करता ए लोको त्यां रोज एने शणगारवा माटे अवनवा रंगना फूलो एने फूलोथी शणगारता। एने बिस्किट छे, मिठाई छे, ए बधी वस्तु एने खवડાવતા અને એની સાથે એટલી ગાઢ મિત્રતા કરી લીધી હતી કે જો એ ઘોડી यानी कि रानी जो એમને થોડી વાર પણ નહીં જુએ તો એ તરત જ એ હિનહિનાને यानी कि બોલવા માંડતી અને પછી પોતાના પગ પણ પછાડતી। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी
पर सुंदर जीन खरीदी गई। जीन એટલે કે શું કે જે ઘોડાની ઉપર બેસવા માટે જે પથારી કરવામાં આવે એને કહેવામાં આવશે। और भाई के लिए चमड़े के घेरों वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं रखता। એટલે કે શું હોય એ જે જીન હોય છે એ ચામડાની બનાવેલી હોય છે અને ઘોડાના શરીર સાથે યાની કે ઉપર પીઠથી લઈને નીચે પેટના વિસ્તાર સાથે બાંધેલી હોય। મતલબ કે ઘોડો કદાચ જ્યારે એ દોડતો હોય ને જો બેસવાનું સંતુલન ખોરવાઈ જાય તો પણ તેના પરથી પડી શકે નહીં, એવી રીતે બેલ્ટદાર એને બનાવવામાં આવે છે। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। छुट्टन એટલે કે જે ઘોડે જો હતો એને દેખભાલ રાખવા માટે જેને રાખવામાં આવ્યો હતો તે, મતલબ કે નાના બાળકો ચબૂતરા પર, કેમ કે ઘોડો ઊંચી હતી એટલા માટે ડાયરેક્ટ એ લોકો નથી ચડી શકતા એટલે ચબૂતરા પર ચડે છે અને એની ઉપરથી પછી રાની પર બેસે છે અને પછી જે છૂટન છે એની ઘોડાની લગામ પકડીને તે લોકોને સવારી કરાવતો હતો। સવેરે ભાઈ બहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर यह संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया। એટલે કે સવાર સાંજ બંને સમય આ કામ એ લોકો करता, परंतु ऐसी सवारी हमारे विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता। बराबर, मतलब કે શું હતું કે જે એની પર જેટલી એ લોકો સવારી કરતા એ લોકોને એવું થતું કે હજી અમને એની પર બેસવાનો સમય મળે, હજી બેસવાનો સમય મળે, મતલબ કે એની પર બેસીને સવારી કરવાની એમની ઈચ્છા જે છે એનાથી એ લોકો સંતુષ્ટ થતા હતા नहीं। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले गए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। एक दिवस શું થાય છે કે બપોરે બધા સૂઈ ગયા હતા ત્યારે એની પર જે જીન પાથરવામાં આવે છે અને બીજું કે એ બધું કંઈક હતું જ નહીં અને બપોરે એને ચોરીથી એ લોકો મતલબ એને લઈ જાય છે અને એને દોરીથી છોડી નાખે છે અને એની પર સવારી કરવાની જે એમનું જે શિક્ષણ હતું એ પૂરું કરવા માંડે છે। यह स्वाभाविक ही था कि ताजरानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता, अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। यानी कि बाळको माटे एवा कोई भेदभाव मन में होता नहीं। बराबर, एना माटे तो पर्यावरण जानवर बधा एना मित्र जेवा ज होय छे। बराबर, निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। यानी निक्की એટલે કે નોડિયો જે છે એ રાનીની પૂંછડી પકડીને એને हिचका खावा मांडतो અને रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। यानी कि जे नोड़ियो છે એની પૂંછડી પકડીને ઝૂલવા માંડતો અને જે રોજી यानी कि જે કૂતરી હોય છે તે એની ગરદન પર ચડતી અને ઉછાળ મારીને પાછી નીચે પડતી। બરાબર, અને બીજા બાળકો જે છે એની પીઠ પર એવી રીતે સવાર થતા તેમને એવું લાગે કે એ લોકો પોતે મયુર આસન પર બેસીને સવારી કરી રહ્યા હોય। चलो, रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़ कर बैठने वालों को वह दुल्की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मैंने बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया था। बराबर, कोई पण जानवर ने तमे पाड़ता होय तेनी साथे एक प्रेमनो संबंध बंधाई जाए। बराबर, जेवी रीते कोई वखत तमने मम्मी या घरना कोई पण सभ्य तमने खींचाया वढे तो शुं करो, तमे एनाथी नाराज थई जाओ, ते एवी ज भावना ए जानवरनी अंदर पण आवती होय छे, केम के एनामां पण प्रेम अने लागणी होय ज छे। बराबर, तो एक दिवस एवुं थई जाय छे के जे एमना भाई छे ते एक दिवस एमने एक पतली लाकड़ी यानी कि सोटी जेवुं हशे तेनाथी पग पर मारे छे। एने वाग्युं तो नहीं हतुं, परंतु एने एवुं लाग्युं के मारुं एमणे अपमान कर्युं होय, एटला माटे एनी अंदर दुखद स्मृति उभराई के दुख थवा मांड्યું। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क पेड़ नदी नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। बराबर, अने तरत ज त्यांथी एटली जोरथी भागे, एने वाग्युं तो नहीं हतुं, परंतु ए खूब
स्पीड में यानी कि खूब जोर थी भागे छे। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, यानी कि उड़न खटोला एटले के शुं होय कि आकाश में उड़वावाड़ी एक पथारी जेवुं होय जेने उड़न खटोला कही शकाय। तो एनी पर बेसेला ने एवुं लागे छे कि जाणे ए पोते ए उड़न खटोला पर बेसेला होय, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। बराबर શું થાય છે કે પોતે એ ખૂબ સ્પીડમાં દોડી રહી હોય, કેમ કે ત્યારે એ સમયનામાં ગુસ્સો ભરાઈ આવ્યો હતો અને એને ભાન નથી હોતું કે એના પીઠ પર કોઈ બેસેલું પણ છે। બરાબર, અને એટલી સ્પીડમાં એ દોડે છે એના કારણે એની પર જે બેસેલો હોય છે તે નીચે પડી જાય છે અને જેમાં જે પડે છે તો રાની પોતાના જે ગુસ્સાનો એનો જે સ્વભાવ હોય છે થોડો શાંત થઈ જાય છે અને એને પસ્તાવો પણ થાય છે કે મારા ગુસ્સાના કારણે જેને હું પ્રેમ કરું છું એ જે મારી પીઠ પર બેસેલો છે એને વાગ્યું છે ને એને પશ્ચાતાપ यानी કે એને પસ્તાવો થાય છે કે મેં આ કેટલી મોટી ભૂલ કરી દીધી મારા ગુસ્સાના કારણે। વિચારો, એક જાનવરની અંદર, એક મૂંગું જાનવર છે, એનામાં પણ આવી લાગણી, આવી ફિલિંગ હોઈ શકે છે। साथियों की चीर पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। बराबर, बधा त्या भेगा थई जाए छे ने स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। सोचो, मतलब कि आ जे जानवर जे छे ए पण पोतानी जे वेदना छे ए व्यक्त करे छे, एटला माटे एनी पर बेसनार जे छे एने जोईने एने आंसू आवी जाय छे। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाने अवश्य जाते। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहना आया। मतलब કે શું થાય છે, એના જન્મદિવસના સમયે એની જે નાની હોય છે તેના માટે હાથના કડા મોકલે છે, એ સોનાના હોય છે। તેનો મોટો ભાઈ શું કરે છે, એ જાય છે રાની પાસે અને એને શું કરે છે, હાથમાંથી ઉતારી દે છે અને એ રાનીના કાનની અંદર એને પહેરાવી દે છે। फिर हम सब खेल में कड़ों की बात भूल गए અને પછી ભૂલી જાય કે અમે એ પાછળ સોનાના હોય છે એટલા માટે તેઓ ભૂલી જાય છે रमतनी अंदर। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कान को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रहती। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उन्होंने मिट्टी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा गड्ढा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। बराबर, શું થયું કે રાની એનો જે કાન હોય છે એને ખોદતી હતી, બરાબર, અને હિનહિનાતી હણહણી રહી હોય છે। તો એટલામાં બાબુજીનું ધ્યાન એની તરફ જાય છે, બરાબર। તો ત્યાં કોઈ કરે છે કે ત્યાં કોઈ માટી ખોદીને ત્યાં જે કડા હતા ત્યાં એને દાટી દીધા હતા। दंड तो किसी को नहीं मिला, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। यानी कि શું હતું, એના કાનમાંથી એક કડા લઈને કોઈએ માટીમાં દાટી દીધા હતા, બરાબર। પરંતુ હવે તો એ ખોદનારને એવું લાગ્યું કે આને કંઈ ખબર પડશે નહીં, પરંતુ જાનવર જે છે ખૂબ હોશિયાર હોય છે, એ આપણી ભૂલ છે કે એને આપણે મૂર્ખ સમજીએ છીએ, બરાબર। તો ત્યાં જે રાની એમની મદદ કરે છે, બરાબર, અને ત્યાં એ જે ખાડો ખોદેલો હોય છે ત્યાં એને બતાવે છે અને કે અહીંયા પછી એ લોકો ખોદીને જોઈ છે કે ત્યાં એમને જે કડા હોય છે એ મળી આવે છે, બરાબર। અને એ દિવસથી રાની બધાના હૃદયમાં જે સ્થાન હતું એ ખૂબ મોટું થઈ જાય છે। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठने पर हमने रानी के पास छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। छोटे से घोड़े के बच्चे को देखा। यह कहाँ था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया, उसे निरुपाय घोषणा की कि वह नया जीव रानी के पेट में दाना चारा खा कर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब तो हम विस्मित हुए और क्रोधित भी। ये छोटे जीव कोई काम धाम नहीं करते और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। मतलब कि जे रानी हती एने बच्चाने जन्म आप्यो हशे। भाई ने कहा कि रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा निकाल
લેતે હૈ યાની કે નાના બાળકોને તો નાની ઘોડી જોઈતી હતી અને એ નાનકડું બચ્ચું જોઈને એ લોકોને એવું થાય છે કે આવું બીજું બચ્ચું હોય તો બીજું પણ અમે કાઢી લઈએ અને એની पर हमें सवारी कर ही सकूँ। तब बच्चे घोड़ों पर छोटे भाई बहन बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी। प्रस्ताव मुझे भी उचित जान पड़ा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से साग काटने का चाकू ले आया तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई से तो सीना संभव नहीं था। टाट सीने का बड़ा सूजा रामा अपनी कोठरी में रखता था, जहाँ हमारी पहुँच नहीं थी। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व शिशु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव। तो यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर हम देखेंगे शब्दार्थ और टिप्पणी। यहाँ पे बदरी यानी कि बादल होता है, अनुकंपा यानी कि दया भावना प्रकट करना, रियासत राज्य ठेलम ठाल चलना, विलायत ब्रिटेन विस्थापित यानी कि स्थान से छूटा हुआ, अस्तबल यानी कि घोड़ों का आवास जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, अयाल यानी कि लगाम या तो बागडोर, संटी એટલે કે તમે અહીંયા કહી શકશો સોટી, और बरामदा का मतलब होता है बरंडा। તમે गुजराती में वरंडो કહો છો। चलो, मुहावरे दिए गए हैं। आँखों में बसना, हृदय में समाना, जवाब दे देना का मतलब होगा अंत में अंत हो जाना या तो नष्ट होना। મિત્રો અહીંયા આપણે જે પાઠ 12 રાણી છે એનું સ્વાધ્યાય પણ હું તમને અહીંયા કરાવીશ, જે તમારી નોટમાં લખવાનો છે। પહેલો પ્રશ્ન છે અહીંયા कि रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है? तो અહીંયા આપણે લખીશું રાણી જે છે એ રેખાચિત્ર સાહિत्यिक विद्या है। लेखिका ने रानी के अलावा कौन कौन से चरित्र लिए हैं? तो महादेवी वर्मा ने रानी के अलावा रोजी और निक्की के चरित्र लिए हैं। लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी है? तो लड़कों ने स्मृति पत्र में लिखा था कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा अपने पास नहीं होना वह अन्याय की बात है। रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराज़गी दूर होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे, उसके कानों और अयाल में फूल खोसने लगे और वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। बराबर। तो इस तरीके से रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए इस तरीके से प्रयास किए गए। फिर है रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन कौन सी दुर्घटना घटती हुई, क्यों? तो एक बार महादेवी रानी की नंगी पीठ पर बैठी, उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी और महादेवी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। फिर है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए शब्द, मतलब कि ज्ञान में वृद्धि करने वाला, तो जिसको बोला जाएगा ज्ञानवर्धक। बच्चे सरलता से कर सके ऐसी प्रवृत्तियाँ, तो बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। और घोड़े पर बैठकर की जाने वाली सवारी, तो उसको बोला जाएगा घुड़सवारी। नीचे कुछ शब्द हैं विरोधी शब्द। अपराधी, तो जो अपराध करता है, और जो अपराध नहीं करता उसको बोला जाएगा निरपराधी। प्रसन्नता, और जो प्रसन्न ना हो उसको बोला जाएगा अप्रसन्नता। दंड, दंड के बदले में मिलता है, दंड अगर तो उससे उल्टा होता है पुरस्कार। तो ये सारा स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और आपको जब भी बोला जाएगा आपको स्कूल में आके दिखाना है। थैंक यू।